हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज रोहित खंडेलवाल और आज हमारे साथ है प्रिंसी त्रिवेदी जिनकी सीएस एग्जीक्यूटिव अभी दिसंबर 20 वाले एग्जामिनेशन में AIR 3 इन्होंने अचीव किया है। तो अभी मैं और प्रिंसी हमारा कुछ देर का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की और कैसे इन्होंने ये टारगेट अचीव किया, टारगेट था भी या नहीं, टारगेट बड़ा था या टारगेट इससे थोड़ा सा कम था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा डिस्कशन आप भी लोगों के लिए, ताकि आप भी इसे देखें, थोड़ा सा मोटिवेट हों और अपने गोल को अचीव करने के लिए शायद हम इस इंटरव्यू के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सो प्रिंसी त्रिवेदी सीएस फाउंडेशन में भी इनकी AIR 17 थी और सीएस एग्जीक्यूटिव में AIR 3। बिफोर आई स्टार्ट द इंटरव्यू मैं एक चीज यहीं पर मेंशन कर देता हूं, इट मींस ये फैक्ट ये बताता है कि अगर आपकी सीएस फाउंडेशन में AIR है या सीएस फाउंडेशन का आपका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट इंप्रूव किया जा सकता है, नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, यहाँ तो प्रिंसी ने इन टर्म्स ऑफ रैंक इंप्रूव किया है। ये बहुत अच्छी और बहुत नोटिसेबल एक बात है, काबिल तारीफ बात मैं कैसे कहूंगा कि AIR इंप्रूव हुई है और 17 AIR जो फाउंडेशन में थी वहां से प्रिंसी पहुंची है AIR 3 पर। तो अब सबसे पहले प्रिंसी से पहला ही क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि यू गॉट AIR 3? एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मैंने जब रिजल्ट अपना देखा था, मैंने कोई मार्क्स वार्क्स नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ दोनों मॉड्यूल पास देखे थे। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, मैं बहुत रो रही थी क्या हो गया ये। मैं एक अटेम्प्ट में मेरा, बिकॉज स्टार्टिंग से गोल था मुझे करना है तो एक अटेम्प्ट में करना है, मुझे आगे बिल्कुल नहीं हो पाना, बिकॉज मैं सब कुछ लगा दिया था तो मतलब एक अटेम्प्ट में निकलना है। बट सडनली देन फिर सर का कॉल आया, उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई, आई स्टार्टेड कि सर मैं पास हो चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला आप पास ही नहीं, आपकी AIR 3 है। देन वो वहीं से फिर अभी तक का ऐसा सेलिब्रिटी वाला फील चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था दैट यू विल बी अमंग द ऑल इंडिया रैंकर्स इन सीएस एग्जीक्यूटिव? क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था, क्या आपने ये टारगेट किया था, और हाँ तो ये टारगेट कब किया था? एक्चुअली जिस दिन फाउंडेशन का रिजल्ट आया था तो सर ने ही नहीं, बहुत से लोगों ने, मैंने सुना हुआ भी था कि फाउंडेशन में जिनकी रैंक होल्डर्स होते हैं, मतलब बच्चे एटीट्यूड में भी आ जाते हैं कि हमने फाउंडेशन निकाल ली, एग्जीक्यूटिव ऐसे ही निकल जाएगा, और मोस्टली बच्चे फेल होते हैं, मोस्टली रैंक होल्डर्स ही। तो मुझे बहुत फियर था फर्स्ट डे से ही, मैं बहुत प्रिपेयर हो गई थी और मैंने फर्स्ट डे डिसाइड किया था इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि ऐसा कुछ सवाल मैं गलत प्रूव कर दूं इस चीज को। तो व्हाट यू नीड टू नोट, जब बच्चा फाउंडेशन में रैंक लाता है ना, तो पर्सनली मेरा, हम फैकल्टीज का भी और पर्सनली मेरा, तो उनसे एक ही उन लोगों को इनपुट रहता है कि यस यू डिड वेल, अच्छा हुआ, कांग्रेचुलेशंस, आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है फाउंडेशन में। बट इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन इट इन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा वास्ट है, और थोड़ा नहीं मैं कहूँगा बहुत ज्यादा, तो उसे मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं हर बार कहता हूं कि हमने फाउंडेशन के कई रैंकर्स को देखा कि वो इतना अच्छा रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाए एग्जीक्यूटिव में। तो व्हाट यू नीड टू नोटिस कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड कि यस मेरा टारगेट यही है और मुझे इसी टारगेट के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि शायद एक भी दिन आपका अगर वेस्ट हुआ तो वो कहीं ना कहीं काउंट होगा। तो पहली चीज जो निकलकर और अच्छे से सामने आई कि फर्स्ट डे से आपको अपना टारगेट बहुत ही क्लियर रखना है। एक सबसे बड़ा डाउट ना जो स्टूडेंट को आता है, क्लास चलती रहती है तब तक सब बढ़िया है, जब क्लास खत्म हुई, सेल्फ स्टडी होने लगी, तब भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो डर कोई और फॉर्म लेता जाता है। वो डर फिर शायद डर नहीं रहता, वो शायद डर कभी कभी डिप्रेशन में बदल जाता है, वो डर शायद कभी कभी ऐसा कहूंगा कि शायद कभी कभी वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो जाता है, इवन हमारी बॉडी सफर करना स्टार्ट कर देती है, ऐसा बहुत होता है। What was in your case, और I still remember, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि प्रिंसी also not an exception of that particular point, प्रिंसी को भी एक ब्रेक डाउन हुआ था, और शायद एग्जाम के कुछ ही 15-20 दिन पहले तो
सबसे पहले आप खुलकर बताएं इस बात को, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है कि ब्रेकडाउन होता है रिजल्ट के पहले। क्या हुआ एंड हाउ यू केम आउट ऑफ दैट ब्रेकडाउन? एक्चुअली वो ब्रेकडाउन नहीं था, लाइक वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा था उस टाइम पर। तो मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की हुई थी लास्ट टाइम पर, इतना ज़्यादा पैनिकनेस हो जाएगी ऐसा सोचा नहीं था। पता नहीं ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था वो सब। पढ़ाई मैंने जबकि स्टार्टिंग से की थी, बट होता है, डर लगता है, बिकॉज हमारा गोल रहता है कि लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है। अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, पता चले हमने पढ़ा हुआ है और कुछ उल्टा ही ना हो जाए, बहुत फियर होता है। तो कुछ लोग डर के चक्कर में अपने मतलब डिसीजन चेंज कर देते हैं। लाइक उन्होंने मॉड्यूल 2 प्रिपेयर किए हैं बट एक ग्रुप दे दें हम, या फिर हम छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए डिले कर देते हैं उस एग्जाम को। तो उस टाइम पर मेरा ये था कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को वेस्ट नहीं करना है। सारी चीज़ें मैंने सेट असाइड की थी। मैंने सर को कन्वर्सेशन की थी सर से कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं, और वो लास्ट टाइम पे सीरियसली वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी थी मुझे। आई थिंक मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, गॉड नोस, बट सर ने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया एक टाइप का। हमारा कन्वर्सेशन अच्छे ड्यूरेशन का था, मतलब उस दिन से था, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब तो देना ही है। उस दिन मैं प्रिपेयर हो चुकी थी। तो कंक्लूजन ये है कि डिस्पाइट ऑफ इतने सारे इश्यूज हुए थे, मैंने छोड़ा नहीं, और शायद अगर छोड़ देती तो मैं आज रिग्रेट करती उस चीज़ को। मैंने कंटिन्यू किया और इसी चक्कर में रहेंगे आज। देखो, प्रिंसी का कॉल आया कि सर हेल्थ इश्यूज होने लग गए। मुझे पता था कि ये पढ़ते वक्त इसको डर लगता है। ड्यूरिंग द क्लासेस कई बार इस रिस्पेक्ट में बात भी हुई कि सर डर है, थोड़ा सा थ्रेट है, पास नहीं होंगे तो क्या, वो तो खैर चलता रहता है। उस टाइम हम कैसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं वो तो हर स्टूडेंट जानता है, बट एग्जाम के थोड़े दिन पहले ये होना थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है। शी कॉल्ड मी कि सर, पहले तो उसने मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा डेफिनेटली हम बात करेंगे। मैं को जब भी मुझे पता था कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल हमें चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, तो शी वॉज लाइक कि सर अब तो हेल्थ इश्यूज होने लग गए और अब डिप्रेशन वाला सीन ज्यादा जा रहा है। घर वाले ही बोल रहे हैं उसको क्या हो गया, तो ऐसा ना हो मेरे घर वाले मुझे पागल डिक्लेयर कर दें, राइट? तो सर थोड़ा सा अभी इस समय करना क्या चाहिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? डेफिनेटली आई वॉज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट पॉइंट। मैं भी, मेरे साथ भी वैसा कई बार हुआ। मैंने प्रिंसी को यही कहा, टेक द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। एक्चुअली उस टाइम अपना दिमाग ही कुछ और चलता रहता है, बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं। उस समय केवल एक ही जरूरत है आपको, मेंटल पीस की। वो कैसे आएगा, वो जो प्रिंसी को भी मैंने बताया, आपको भी बता रहा हूँ। टेक द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जो शायद इसने किया। इसका इंटरव्यू भी जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है ना, वहां भी एक लाइन लिखी हुई आई थी कि मेडिटेशन की हेल्प से अचीव किया है 3, राइट? तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, नॉट टिपिकल मेडिटेशन, एटलीस्ट खुली हवा में घूमो। मैंने प्रिंसी को भी कहा गार्डन में घूम, अगर आसपास कोई गार्डन है तो। थोड़ा सा अभी जरूरत है, अभी थोड़ी सी जरूरत है आपको मेंटली स्टेबल रहने की। उस वक्त बस ये करें कि आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आपकी पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी, बस इतना ही हमें उस समय मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसने किया, टचवुड इसने बात को माना। बात तो बहुत बच्चे सुनते हैं, ये बात आप भी सुन रहे हैं, कई बच्चे इस तरह की गाइडेंस लेते हैं, बट टचवुड प्रिंसी ने उसको एज इट इज फॉलो किया और वो आपके सामने है अभी, बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक, दैट इज ऑल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे आपने प्रिपरेशन की? एक्चुअली बच्चे यही जानना चाहते हैं। स्पेशली मैं 2 रेस्पेक्ट में बात करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पहले बात कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज वाले सब्जेक्ट पर आएंगे। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? अल्दो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेफिनेटली हो सकती है, बट एक रैंकर से सुनना कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ाई को लेकर, शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए एक रोड मैप प्रिपेयर कर दे। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लाइक मेरा स्टार्टिंग से क्लियर विजन था कि 8 सब्जेक्ट हैं, इनको वो 8 दिन हैंडल करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो मैंने फर्स्टली आइडेंटिफाई किए थे कि मेरे जो सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद है ज़्यादा, या जिनमें मैं कमांड अच्छी है उन चीज़ों में, जैसे मेरा थ्योरी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी थी बिकॉज आई हैव शार्प मेमोरी, मैं इसको मानती हूँ। तो मुझे लगता था कि मुझे प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी उसके लिए। थ्योरी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज उनका कहना होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको कैसे हम कर सकते हैं।
तो उनका आई थिंक रीजन यही होता है कि शायद वो रटने की कोशिश करते हैं, सब चीजों को कैचअप करने की कोशिश करते हैं. बट आई से कि CS एग्जीक्यूटिव इज लाइक रादर देन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है. इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स देख के बच्चा घबरा जाता है. जरूरी नहीं है आप सब कुछ पढ़ सकते हो, बट मैं सब कुछ कवर कर लेती थी. आप भी करोगे तभी इतना अच्छा अचीव होगा. तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है. सीरियसली डेली रिवीजन करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे. मेरे सारे मॉड्यूल्स मेरे टंग पर थे लास्ट टाइम पर, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी. सीरियसली आज भी मुझे वो टंग पर है कि हाँ इस पेज पे ये था, मेरे माइंड में था कि हाँ ये चीज थी, ये चीज यहाँ पर थी मॉड्यूल में. सब कुछ मुझे क्लियर था और यही मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प की थी इस चीज ने. एक जो बात में शायद क्लास में एक वीक में 3 बार कहता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो. आप चाहे मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें या क्लास अटेंड करें, आपको हमेशा रिपीटेटिवली एक ही चीज मिलेगी बोलते हुए कि राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस. प्रिंसी से भी एक बार पूछ लेते हैं कि क्या इसने राइटिंग प्रैक्टिस की थी और क्या उसकी हेल्प मिली ड्यूरिंग द एग्जाम. राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज कोविड था तो मुझे बहुत डर लगता था कि लाइक कोई चेक नहीं करता, कोई बताता नहीं कि आपने क्या कमी की है. बट जितने भी टेस्ट थे मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे. इवन मैंने सर को व्हाट्सएप इमेजेस क्लिक करके सेंड की थी कि सर प्लीज आप इसको चेक करो, मेरा आंसर सही है या नहीं, और उसमें जो भी आपको लगता है तो फिर आप मुझे उसके अकॉर्डिंगली गाइड करो. तो आई थिंक दिस इज बहुत मैटर करता है. आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखो. लाइक ऑनलाइन भी ले रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है. आप राइटिंग प्रैक्टिस करो और जो आपके मतलब जो आपको गाइड करते हैं और जो आपके टीचर्स हैं आप उनको हेल्प ले सकते हो ना. आप उनको सेंड करो, उनसे पूछो कि अब मतलब हमने ऐसा लिखा है. मुझे तो लाइक मैंने ज्यादा कुछ प्रैक्टिस की नहीं है. लाइक मैं स्टार्टिंग डे से लिखती नहीं थी बिकॉज स्पीड पर मुझे इतना भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ. स्पीड का ऐसा कोई इशू नहीं था मेरा. बट या राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी. जितने भी टेस्ट मिले हुए थे मैंने ऐसे किया था जैसे एग्जाम पेपर है ये मेरा, पूरी शिद्दत से. कोई चेक करने वाला नहीं था उस टाइम पर. बट या यही सोच के मैंने सारे पेपर्स दिए थे कि लाइक दिस इज माय एग्जाम पेपर, उसी प्रेजेंटेशन के साथ. क्या समझ में आया कि कई लोगों की तो हैबिचुअल होती है राइटिंग प्रैक्टिस, बट सब लोगों की नहीं. तो आपको फर्स्ट डे से राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है और रेगुलरली आपको टेस्ट अपीयर करना है. और इवन अगर आप दूर भी बैठे हो हमसे, क्लास में नहीं हो, डेफिनेटली हम कॉपरेट भी करते हैं. प्रिंसी ने भी कई बार अपनी कॉपीज अपनी लिख कर हमें व्हाट्सएप किया है, सर प्लीज चेक करके बताओ. तो हम वहां भी हेल्प डेफिनेटली करते हैं. बट हमारी हेल्प की बात नहीं, बात यह है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस को एक एसेंशियल पार्ट बनाना पड़ेगा. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की जो MCQs थे. टैक्स, अकाउंट और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या किया आपने, प्रैक्टिस कैसे की, उनको पढ़ा कैसे? क्योंकि वहां याद तो कुछ करना नहीं है, वहां आपको क्रैम्पिंग नहीं करनी है, वहां आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद नहीं करने हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं और उसे अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर MCQ पर. तो विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो MCQs वाले थे, उनके लिए इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही समझते हैं. ऑब्जेक्टिव 3 ही सब्जेक्ट थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और टैक्स लॉ. तो सबसे पहले टैक्स की बात करूं तो उसमें 2 पोर्शन होते हैं, DT डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो मतलब पहले डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हो गया था. बहुत बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, वो मॉड्यूल देख के बोरिंग लग जाता है और बहुत ज्यादा वास्ट है. मैं मानती हूँ कि वो वास्ट है, बट मुझे चीजें जितनी टेक्निकल होती है उनमें इंटरेस्ट आता है. DT भी मेरा फेवरेट था IDT से ज्यादा, कि बहुत टेक्निकल चीजें थी, मैं अच्छे से कर लेती थी, उनको इंटरेस्ट आता था. डे 1 से मैंने सर के नोट्स प्रिपेयर किए थे DT के लिए. तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मतलब पेपर्स को आपको हैंडल करने के लिए आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो. उसके लिए जरूरी आप डेली पार्टिसिपेट करो क्लास में, बिकॉज क्लास में जो सर बोलते हैं उसको एक एक वर्ड लाइक इट्स अ गोल्डन वर्ड, उसको तुरंत नोट कर लो. किसी के हेल्प से, आप किसी के नोट्स में से कॉपी करके या कहीं और से यूट्यूब से कुछ नहीं होगा. आपका क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है और जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे. यही रोकूंगा. मुद्दा ये है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसने जो बोला अभी, उसको भटकने की जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहो. हम सोचते हैं यहाँ से पढ़ लें वहां से पढ़ लें. डेफिनेटली यू आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस विद यू कि इन द एरा ऑफ दिस वाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस. बट उससे कुछ नहीं होगा. यू नीड टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कि मुझे कौन सा मटेरियल रेफर करना है, क्योंकि इससे आप भटकोगे ज्यादा, टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे. यस प्लीज.
और देन फिर इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज वो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा वास्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स उतना नहीं है और इजी भी पड़ता है डीटी के कंपैरिजन में, बाकी है वो भी टेक्निकल। तो आप, मेरा यही मानना है कि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो, और अभी तो नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगे, वो आपको याद आएगा। एंड सेकेंडली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बहुत सुना था, सब बच्चों को बहुत डर लगता है कि लाइक एफएम में फेल हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, उसका भी सेम है। मैंने रेगुलरली क्लासेस अटेंड की थी, इवन आफ्टर मैं कहीं, जैसे वैसे तो जाती नहीं थी कहीं बाहर, बट अगर कहीं चली भी जाती थी तो भी मैं क्लास अटेंड करती थी। अटेंड करने के साथ साथ मैं पार्टिसिपेशन रखती थी क्लास में, सर से इंटरेक्शन रखती थी। मुझे तो बोरिंग वाली फीलिंग आने लगती थी, बैक वेंचर वाली, अगर मेरा पार्टिसिपेशन नहीं रहता था तो। एक कंपटीशन की वो हेल्दी कंपटीशन, लाइक वो मेरे में है, लाइक कि मुझे मतलब सामने वाला कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। ट्राई करो ना कि आज उसने दिया है, आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट डे आपका ही हो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आई स्टिल रिमेम्बर एफएम में तो मैं काउंटडाउन करता था कौन का आंसर फर्स्ट आता। इवन हम दूर बैठे हुए थे, मैं अपने स्टूडियो में, ये अपने घरों पर, बट स्टिल हम काउंटडाउन चलाते थे कि किसका आंसर पहले आता है, यस इसने पहले आंसर दिया, यस इसने पहले आंसर दिया। तो इट्स क्वाइट हेल्दी कंपटीशन, तो यस उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और मैं हमेशा ट्राई करती थी कि लाइक फर्स्ट आंसर दूं, गलत भी दूं, सही करेंगे ना, बट या मेरा हमेशा रहता था मुझसे पहले कोई आंसर देता तो मेरे तो दिल तो लग जाती थी। ठीक है। और सेम अकाउंट्स के लिए सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो, क्लास में पार्टिसिपेशन रखो, और मॉड्यूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक पूरा मॉड्यूल कोई नहीं पढ़ता, सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर कर लोगे, उसी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बट यस, लास्ट टाइम पे जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो मॉड्यूल की एक रीडिंग भी लगा के जाना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट्स वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लाइन उठा के दे देते हैं मॉड्यूल की, पूछते हैं कि कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कहीं से नहीं आता, मॉड्यूल में से ही आता है। ये मैंने गलती नहीं की थी, मैं मॉड्यूल्स भी पढ़ के गई थी सारे, इवन आफ्टर टेक्स्ट का मॉड्यूल मैंने पढ़ा था, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेंड कर पाई थी। मॉड्यूल में से ही आता है, एक्सेप्शंस आर देयर, मॉड्यूल में से ही आता है लेकिन, ठीक है। और एक और अच्छी चीज जो निकल कर आएगी, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्पेशली एफएम में भी आपसे कितनी बार कहता हूं कि फॉर्मूले की अलग से आप नोट कर लें, फॉर्मूला की कॉपी बना लें और सब चीजें नोट करते रहे। मैं तो कहता ही एफएम में जो मैं बोलता हूँ वो ज्यादा अच्छे से सुनो, वो बहुत काम आएगा, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना के रखो, वो बहुत काम आएगा। जिसने अभी इनकी लैंग्वेज में कहा गोल्डन वर्ड्स है, यस, तो वो गोल्डन वर्ड्स बहुत काम आएंगे, आप उसको कुछ भी नाम दें, बट मैं जो बोलता हूँ ना ड्यूरिंग द क्लास, लिखने से ज्यादा आप ध्यान दो जिस उस चीज पर जो हम बोल रहे हैं, वो और काम आता है। तो यार शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम में क्विक रिवीजन उसी के थ्रू होगा, टाइम बहुत कम होता है आपके पास क्योंकि रिवीजन करने के लिए। लकीली और हैप्पीली प्रिंसी की मदर भी अवेलेबल है हमारे साथ यहीं पर, तो प्रिंसी की मदर भी है। हम उनसे केवल ये जानना चाहते हैं एक ही क्वेश्चन, जो शायद आप अपने पेरेंट्स को भी फिर ये इंटरव्यू दिखा सकते हैं, कि ड्यूरिंग दैट टफ टाइम आपने प्रिंसी को कैसे संभाला, और व्हाट पेरेंट्स शुड टेक केयर, क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, आपने भी इसकी सिचुएशन देखी थी। डेफिनेटली हमने तो केवल एक दिन बात की फोन पर कि सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट आपने तो इसे हैंडल किया है, तो कितना वो टफ था, कितना आपके लिए वो चैलेंजिंग था, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू हर स्टडीज? मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो करते ही है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा हार्ड रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं ये डिप्रेशन में ना चला जाए, और इसका यदि रिजल्ट सही नहीं आया, ये जो कर रहा है तो आगे क्या होगा। और ये सोच के मैं खुद ज्यादा इससे कहीं ज्यादा डिप्रेस थी कि इतनी मेहनत कर रही है तो पता नहीं क्या होगा। सो आई प्राउड, मतलब जो इसने मेहनत की और सब सर वगैरह सभी की वजह से, सारे सर की सपोर्ट की वजह से आज इसने ये रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 ली है, तो आई प्राउड। क्या उस टाइम चैलेंज होता है आप लोगों के सामने, कैसे आपने उसको उस टाइम संभाला, क्या बोला, क्या वर्ड्स आपने इसको बोले, क्या आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे आपने इसे हैंडल किया? हर माँ बाप की मतलब यही रहती है कि सपोर्ट अधिक से अधिक बच्चे के लिए हो, बट मेरा इससे यही बोलना था कि जो भी हो, रियल कुछ भी हो, बट अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बना के रखो, जो भी होगा अच्छा होगा, और यदि मेहनत कर रहे हो तो मुझे बिलीव था कि रिजल्ट अच्छा ही होगा। बहुत ठीक।
थैंक यू सो मच आंटी। और प्रिंसी, तो फाइनली वी आर वेरी हैप्पी विद योर रिजल्ट। आपने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द फाइनल भी आप उसी एनर्जी के साथ पढ़ती रहें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि प्रोफेशनल में भी आप इतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहे। एंड वी विश हर कि ये AIR 1 लाकर दिखाए प्रोफेशनल में। टचवुड, क्या बताइए, क्या हम मेहनत करते हैं वो हमारे ऊपर है, और क्या रिजल्ट आता है दैट इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। बट वी विश यू ऑल द बेस्ट। और वी क्लेम या हम ये भी आपको भरोसा भी दिलाते हैं कि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रोफेशनल हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे और टचवुड हम AIR 1 अचीव करेंगे। और तो ऑल द वेरी बेस्ट टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।